हम लोगों ने पढ़ा चार्ज के बारे में सारी बातें पहले। तो चार्ज को बहुत बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब चार्ज एट रेस्ट में आप स्टडी कर रहे थे तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले। स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट में। अब चार्ज इन मोशन को स्टडी करेंगे हम लोग इस चैप्टर, ठीक है ना। तो याद कीजिए शुरुआती कुछ बातें कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। ये बात नोट किए होंगे हम लोग उस समय जरूर। और चार्ज अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा, ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही खत्म करेंगे इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिटेल में फिर देख रहे होंगे एक नए चैप्टर में, ठीक है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन तो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था जो चार्ज इन रेस्ट था, हम लोगों ने पहले देखा। अब हम लोग देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज इन मोशन। एक बार जब आपने कह दिया चार्ज इन मोशन तो इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर भी चार्ज है अगर उसका मोशन हो रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होगी, जहां पे भी चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन चल रहा है, ठीक, तो भी करंट है। अगर कैथोड रे का नाम सुने हैं, कैथोड रे चल रहा है तो पता चला चार्ज पार्टिकल्स है, तो कैथोड रे जा रहा है तो करंट जा रहा है, ठीक। बैटरी के अंदर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन में क्या कहते हैं H2SO4 है तो एक तरफ H प्लस आयन है और दूसरी तरफ SO4 माइनस माइनस आयन, ठीक है। तो वो चल रहा है अगर तो H प्लस चल रहा है मतलब प्रोटॉन चल रहा है। अरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रोटॉन। आप में से कोई महान आदमी ऐसा नहीं ना बैठा हुआ है जो हाइड्रोजन के अंदर भी न्यूट्रॉन खोज रहा है। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच हैज नो न्यूट्रॉन, मतलब जो उसका मेन आइसोटोप है मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसके कुछ दूसरे आइसोटोप हो सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन हो, जैसे कि ड्यूटेरियम, ठीक, और ट्रिटियम। एनीवेज बात यह हो रही थी कि सॉल्यूशन के अंदर H प्लस चला तो करंट चला, करंट है। अगर चल रहा है तो SO4 माइनस माइनस अगर चल रहा है तो भी करंट है क्योंकि चार्ज तो चल रहा है ना। अरे SO4 पे माइनस माइनस आपने क्या बोला, चार्ज ही तो है। तो चार्ज चल रहा है तो करंट है, करंट है। तो जहां पे भी चार्ज चल रहा है आपको बस सीधे कहना है करंट है, बात खत्म, क्लियर। चाहे इलेक्ट्रॉन चल रहा हो तब, प्रोटॉन चल रहा हो तब, या आयंस चल रहे हो तब, आयंस चल, ठीक। अब आपकी जिंदगी में जो ज्यादातर करंट चलाने के लिए जिस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है वो है मेटल। इसलिए मेटल वायर जो चारों तरफ फैला हुआ है इस कमरे में भी मेटल वायर। तो ज्यादातर टाइम आपको मतलब होगा कि मेटल वायर के अंदर कैसे करंट चल रहा है। मेटल वायर का के अंदर जब चार्ज चल रहा है तो उसका क्या क्या ऑपोजिशन यानी विरोध मिल रहा है, जिसको आप रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक। तो ज्यादातर चीजें हम लोग पढ़ रहे होंगे मेटल के अंदर, लेकिन याद रखिए डेफिनेशन में तो है चार्ज का चलना। तो हम लोग पहले डिफाइन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, उसके बाद मेटल के अंदर क्या चल रहा है तमाशा वो जानेंगे। मतलब पहले मेटल के अंदर चलेंगे, बिना करंट के पहले मेटल को पहचानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग केमिस्ट्री में जम के पढ़ रहे होते हैं सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये किसका टाइप है, अरे कोवैलेंट का टाइप है, एहो में दिक्कत है गाड़ी। तो वहां कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे हैं, इस तरह की बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। तो जरा हम लोग आज देखेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग क्या है, मेटल के अंदर क्या किस तरह की बॉन्डिंग है उसको पहचानेंगे। तब उसके अंदर कल होके हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे, कुछ भी देखेंगे, किससे कॉलिजन हो रहा है, ये सब देखेंगे, पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए पहले डिफाइन करते हैं कि ये वाली बात फिर से थोड़ा सा पहले नोट कर ले कि चार्ज अगर
रेस्ट में है, ठीक है ना, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। चार्ज अगर मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो तो रहेगा ही, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी फील्ड मैंने लिख दिया है, बार बार ये सिंबल यूज करते रहेंगे आगे। तो आप पूरा नाम अभी फिलहाल पहली बार लिख रहे हैं अगर मैग्नेटिक वाली बात, क्योंकि अभी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म किया है, तो ई फील्ड तो बार बार आप लिख रहे थे, अभी बी फील्ड की जगह आप पूरा नाम लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और यहीं पे थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे कि अगर चार्ज एक्सेलरेटेड हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। रेडिएशन ऑफ एनर्जी, अरे कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज करेगा, ठीक। सबसे पहले हम लोग ये बात नोट करेंगे। छाप लिया, हाँ तब बस तब पहले ही सर इतना ना चार्ज पड़ते हैं कि चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट is defined as rate of flow of charge। अगर कोई वायर है जिसमें किसी दिए हुए क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में, ठीक, क्यू चार्ज पास किया, आप उसको डेल्टा क्यू लिखिए या सीधे क्यू लिखिए ना, और टी टाइम में टी, सबसे सिंपल बात। और क्यू चार्ज पास किया है तो जो करंट है आई, इट इज रिटन एज क्यू बाई, ठीक है ना। कई बार उसको आप मैथमेटिक्स की भाषा में एंड कैलकुलस की भाषा में आप डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। और टाइम बहुत छोटा हो तो आप क्या लिख देते हैं, हाँ डी क्यू, डेल्टा की जगह स्मॉल डेल्टा डी क्यू बाई डी टी। अब जैसे लिखिए, ये तीनों चीज दिखा रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge।
ठीक है, तो हम लोगों ने करंट को डिफाइन कर दिया। तो एक बार जो चार्ज चल रहा है तो करंट है तो है। ठीक है, हम लोग अपने लाइन में जो मूविंग चार्जेस वी जनरली फेस आर इलेक्ट्रॉन्स, ई माइनस से दिखा रहे होंगे, प्रोटॉन्स H प्लस से दिखा रहे होंगे, एंड आयंस एटसेट्रा, ये सब चीजें मिल रही होंगी। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं नहीं इट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अरे पहले मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कभी कभी ऐसी चीजों को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में टेंसर भी कहते हैं। तो टेंसर ऐसी चीजों को जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, मतलब सीधे जुड़ जाएगा, एंगल से कोई मतलब नहीं। जनरली फेस हम लोग को जो मिलता है, सामना होता है, फेस करते, एफएससी फेस, हर फेस पे क्रीम लगाया जाए ये जरूरी नहीं है, ये वो वाला फेस। क्लियर चल रहे हैं? ओके, तो ये बात मतलब करंट सर्टेन यूनिट्स का है, दूसरे करंट से सीधे जुड़ जाएगा, वायर के बीच एंगल क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक बार कुछ इस तरह इलिस्ट्रेशंस देखेंगे इन चीजों पे, जब हम लोग कुछ लॉ पढ़ रहे होंगे करंट में, आगे किरचॉफ्स लॉ देखेंगे, फिर से आएगा। अभी पहले थोड़ा सा यूनिट वगैरह हम लोग लिख देंगे, ठीक, छोटी छोटी बातें। यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? एम्पियर। अरे छोटा सा लिखना, ये छोटा होना चाहिए, जब सिंबल यूज करते हो तो क्या, ठीक, एम्पियर। तो आप देखें तो एम्पियर, क्योंकि I बराबर Q बाई टी है, इसलिए एम्पियर बराबर कूलम्ब बाई सेकेंड है। ठीक, ये बात यहीं से दिखना चाहिए कि एम्पियर इक्विवेलेंट है कूलम्ब पर सेकेंड। तो 1 कूलम्ब passing in 1 second can be called as 1 एम्पियर। लेकिन एम्पियर का डिफिनीशन यहां से आता नहीं है, लेकिन आप एक डिफिनीशन यहां से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं कि 1 कूलम्ब इन 1 सेकेंड। वायर के एक जगह आप खड़े हो गए, जहां पे खड़े थे हम लोग पिछले वाले में, कि वायर पे एक जगह पे खड़े हो गए और यहां से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब पास करेगा तो 1 एम्पियर करंट होगा। ठीक है, लेकिन इसको डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, वो आगे देखेंगे, और उसके फिर से एक बार डिफिनेशन ऑफ करंट हम लोग लिख, ठीक है ना। डिफिनेशन ऑफ एम्पियर लिख रहे होंगे जब दो वायर के बीच फोर्स देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। अब आइए इसकी छोटी छोटी बात, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप जानते हैं कि चार्ज जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है ना। ये पॉजिटिव या निगेटिव
किसके लिए दिखाया जाता है? डायरेक्शन के लिए दिखाया जाता है क्या? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? नेचर। करेक्ट करेक्ट। ये नेचर दिखाता है कि एक ऐसा है तो दूसरा वैसा है, बस। ना ही ये डायरेक्शन दिखाता है और ना ही दिखाता है कि जो माइनस चार्ज है वो जीरो के नीचे है और प्लस चार्ज जीरो के ऊपर है। ना ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 टेन टू द पावर -19। प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 टेन टू द पावर -19। दोनों पे चार्ज, दोनों में से किस पे चार्ज कम है? दोनों पे इक्वल है, लेकिन नेचर अपोजिट है। सिर्फ अलग अलग बोलने से काम नहीं चलेगा, नेचर एक दूसरे का अपोजिट है। ये कहता है हेने तो वो कहता है होने, समझ रहे हैं ना? और नेचर में जितना ऐसा है उतना ही वैसा है। ठीक, आइए तो डायरेक्शन ऑफ करंट किसी एक को लेना था। निगेटिव चार्ज भी चल रहा है तो भाई करंट है, पॉजिटिव चार्ज भी चल रहा है तो करंट है, और करंट के पास डायरेक्शन है। सुन रहे हैं सब? मैंने क्या बोला अभी? चार्ज निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, अगर वो चल रहा है तो करंट है, और करंट के पास डायरेक्शन है, तो हमको तो ये वो फरियाना पड़ेगा कि पॉजिटिव जाने वाले को करंट का डायरेक्शन ले या निगेटिव जाने वाले को करंट का डायरेक्शन ले। किसी एक को चुनना था। ठीक, तो सब जगह आमतौर पे किसको चुन लिया जाता है? पॉजिटिव को। पॉजिटिव। तो आइए यहां पे भी वही काम किए, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये बनाने वाले ने बताया है कि हम लोगों ने मिल के माना है, हम लोगों ने मिल के माना है। तो ऐसी चीजों को कन्वेंशन कहते हैं। मैंने क्या बोला? कन्वेंशन। ठीक है ना? कि दुनिया बैठा एक बार मान लिया कि भाई ऐसे ऐसे है, ऐसा ही कहना है सबको। क्योंकि अगर दुनिया निगेटिव चार्ज वाले डायरेक्शन को मान लेता तो क्या उल्टा सीधा हो जाता? क्या चांद का चक्कर धरती लगाने लगता? क्या धरती का चक्कर सूरज लगाने लगता? क्या ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीजें हैं वो अपनी जगह है। हाँ हाँ हाँ, आप किसका चक्कर लगाते हैं? इधर ध्यान दीजिए, अभी आपका सेंटर इधर है। हाँ, टोपी वाले भाई साहब, अरे देख लो जरा, बहुत शर्माता है। ओहो, ठीक है। एक और भाई साहब है, वो तो दूल्हा की तरह शर्माते हैं। ठीक, चलिए इधर आइए। तो कन्वेंशन, तो इसका मतलब ये जो करंट का डायरेक्शन है ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। दैट इज वाई कभी कभी इनको कन्वेंशनल करंट कह देते हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि कौन सा नया नाम आ गया। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? चलिए तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। प्रोटॉन है, अगर ये लेफ्ट से राइट को जा रहा है तो बताइए करंट का डायरेक्शन किधर है? बोलो है। अच्छा देखिए, तो हम जब ऐसे घूम के पूछ रहे हैं बोलो, तो आप मुंह से न बोलिएगा, पीछे घूम के देख रहे हैं तो सब लोग कह रहे हैं ऐसे ऐसे। अरे बोलो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट ही होगा, तो इसलिए करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना? चलिए, इलेक्ट्रॉन है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन बोलिए उल्टा, निगेटिव चार्ज में उल्टा।
उल्टा। ठीक है, छाप लीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि हम छापते नहीं, आंखों से ही फोटो खींच लेते हैं। ठीक, वैसा काम मत कीजिएगा। वो फोटो कभी कभी 2 ही दिन में डिलीट हो जाता है। एग्जाम तो बहुत दूर की चीज है। हो गया? तो जरा बताइए एक और एग्जाम्पल में कि अगर किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, इसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड घोर दिया, तो आपको पता है बहुत सारा सोडियम बहुत सारा क्लोरीन घूम रहा होगा। Na+Cl-। बताइए सोडियम प्लस किधर जा रहा होगा? निगेटिव की तरफ, तो ये भागेगा इधर, तो क्लोरीन माइनस चलेगा, उल्टा। ठीक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कहीं दोनों इलेक्ट्रोड में से किसी इलेक्ट्रोड पे गैस रिलीज हो रहा होगा, कहां पे हो रहा होगा? जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है वो उस पे क्लोरीन माइनस आएगा और क्लोरीन का माइनस वो छीन लेगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है ना? और जो नेगेटिव प्लेट है उसमें सोडियम मेटल का डिपोजिट हो रहा होगा। एनीवेज वो केमिस्ट्री नहीं, अब आइए फिजिक्स पे। हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर सोडियम आयन की वजह से जो करंट है वो I Na है और क्लोरीन माइनस की वजह से जो है वो ICl है, तो टोटल करंट बताइए Na और ICl प्लस की माइनस, टोटल करंट क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों के बीच में प्लस दे कि माइनस दे? अगर सोडियम की वजह से Na है और क्लोरीन की वजह से ICl है, तो जल्दी प्लस दे। वाह, करेक्ट है। कैसे? क्योंकि दोनों करंट का डायरेक्शन आप देखेंगे तो सेम ही है। अरे सोडियम जा रहा है राइट से लेफ्ट, तो इसलिए सोडियम की वजह से जो करंट होगा उसका डायरेक्शन उधर ही होगा। क्लोरीन जा रहा है लेफ्ट टू, तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा वो उसके उल्टा होगा। दिख रहा है ना? दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए टोटल करंट Na प्लस IC। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं कि चार्ज कहीं भी चल रहा है तो करंट है। बात खत्म। अब करंट हल्का हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन करंट जहां भी चार्ज चल रहा है वहां करंट। इसमें सॉल्यूशन के अंदर आयंस चल रहे हैं तो वहां करंट। अब हम लोग उस तरह बढ़ेंगे कि हम लोग अपनी जिंदगी में जो ज्यादातर करंट देखते हैं वो किसी मेटल वायर के अंदर होता है, इसलिए हम लोग मेटल का बॉन्डिंग समझेंगे।
ठीक है, चलिए तो अब लिखेंगे छोटा सा हेडिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग। और एक पॉइंट लिखेंगे कि इन आवर डेली लाइफ most of the current is in a metal wire। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादातर मेटल वायर यूज हो रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग मेटल को समझेंगे, मेटल को समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। करंट इज इन ए मेटल वायर। चलिए अभी सोडियम की बात है, इसी तरह सोडियम ही ले लेते हैं। चलिए जब मेटल के अंदर आप चलते हैं तो पता चला कि पॉजिटिव आयंस बैठे होते हैं। अब नोट मत कीजिए, इधर देखिए सब लोग। जब मेटल के अंदर चलते हैं तो पॉजिटिव आयंस खास दूरी पे सजकर बैठे होते हैं, ठीक, अपने अपने जगह को पकड़ के। ये जो जगह है, जो फिक्स्ड पॉइंट्स है, इनको लैटिस पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है ना। और हर लैटिस पॉइंट पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर मेटल आयंस बैठा हुआ, ठीक है ना। मेटल आयंस पॉजिटिवली चार्ज है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? तो पता चला कि जब मेटल एक दूसरे से बॉन्डिंग करता है तो इतना जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो इतना लूजली बाउंड होता है कि वो उसको फ्री कर देता है, फ्री कर देता है। जाहिर सी बात है, जब उससे इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था जो निकल गया। कंसंट्रेटेड है सब लोग, ठीक। 6 बजे वाला क्लास नहीं है, 7:30 बजे वाला क्लास। घर छिपा खा के आया हो गया, टाइम इतना मिला होगा, ठीक। इधर ध्यान। तो इलेक्ट्रॉन छीन ले गया तो जो बच गया उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्योंकि अगर सोडियम का ही एग्जांपल ले तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे उसके पास, सोडियम एटम के पास। आपने एक इलेक्ट्रॉन अगर छीन लिया तो 10 ही इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन अभी भी प्रोटॉन कितना है न्यूक्लियस में? 11। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ज्यादा, तो इसलिए सोडियम पे आप कहते हैं पॉजिटिव चार्ज आ गया। करेक्ट है, ठीक। तो ये सोडियम प्लस जो बना वो सब अपनी अपनी जगह फिक्स था, वहां बैठ गया, जिसको आपने क्या नाम दिया? अरे बोलो, लैटिस पॉइंट्स, ठीक है ना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था ना, ये था तो उसका, लेकिन अब वो उसका नहीं रहा। एक तो ये बात। दूसरा ये कि जितने भी सोडियम थे सबने एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अभी हम सोडियम ले रहे हैं, मैग्नीशियम लेंगे तो 2-2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है ना। 2-2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। उसी तरह से अलग अलग मेटल का अलग अलग हो सकता है मामला। अभी सोडियम ले रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है, सबने एक एक किया। तो सबने एक एक किया, तो जरा बताइएगा कि 1 मोल अगर सोडियम लेते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, क्योंकि सबने एक एक रिलीज किया ना। और 1 मोल में कितनी संख्या होती है? एवोगैड्रो नंबर, जो कि बहुत छोटा नंबर है, 10⁻23। जीरो देख रहा है क्या? तो सबने अगर एक एक भी रिलीज किया तो वो बड़ी बात होगी,
ठीक, एक तो ये बात, वो इलेक्ट्रॉन आजाद है इस पूरे मेटल का ब्लॉक जो आपने लिया है, मान लीजिए कि आपने ये टुकड़ा लिया है, इस पूरे टुकड़े में घूमने के लिए वो इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाता है, इसलिए उसका नाम ही क्या देते हैं, आजाद इलेक्ट्रॉन। अंग्रेजी में अरे बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सब सोडियम ने एक एक करके दिया। अब किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर रैंडमली कहीं भी बना दीजिए, एक दो तीन चार पांच छह, जितने हैं उतने बना, चार चले चार बारह, ठीक। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें से किसी एक को पकड़ के आप पूछेंगे कि तुमको किसने रिलीज किया है, तो क्या वो बताएगा? नहीं, अब वो उसका नहीं रहा, ठीक, वो इस ब्लॉक का हो गया, इस पूरे सोसाइटी का हो गया जो सब सोडियम मिलके बना रहे थे। क्लियर? तो मेटल के अंदर ये सब चल रहा है जो मैंने बताया, ठीक। एक तो ये बात है, सुनिएगा, सब इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से एक भी बात नहीं समझ रहे हैं तो आगे करंट जब फ्लो कर रहा होगा उसमें वो बात नहीं आएगी जो मैं देखना चाहता हूं आपके अंदर। बाकी फॉर्मूला लिखेंगे, आई बराबर क्यू बाई टी बनाएंगे, ठीक है, रेसिस्टेंस आएगा, सब आएगा, लेकिन जब फील तभी करेंगे जब आप अपने आप को इमेजिन करेंगे कि इसके अंदर हम चले गए तो क्या हो रहा है, ठीक। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब लगातार इस पूरे ब्लॉक में मूव कर रहा है, और वो वेलोसिटी छोटा मोटा वेलोसिटी नहीं होगा, काफी हाई, 10⁶ के ऑर्डर का होता है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इतना हाई वेलोसिटी से ये चारों तरफ ब्लॉक में घूम रहा है। ये कौन? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जरा ये बताइए कि जब ये इतना तेज घूम रहा है इसमें और चारों तरफ रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में क्यों है? क्योंकि जब ये दौड़ रहा होगा तो किसी से टक्कर हो रहा होगा, किससे? पॉजिटिव आयन से जो बैठे हुए हैं, उनसे टक्कर हो रहा होगा, उनको आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन आयन के बीच टक्कर। अरे क्लियर सुन रहे हैं? एक भी लाइन इसमें से मिस नहीं कर सकते आप लोग, सारा लिखवाएंगे भी नहीं, कुछ लिखवा देंगे इसमें से, ठीक। तो टक्कर होने की वजह से जा रहा होगा, आराम से घूम जा रहा होगा, इधर टकरा के उधर, फिर कोई चीज टकराया, इधर घूम गया, ये लगातार चल रहा होगा टक्कर, धड़ाम धड़ाम। इसकी वजह से ये जो जिगजैग मोशन होगा, तो जिगजैग मोशन तो हुआ ही, जिसको आप रैंडम मोशन कहे, जो कहे, ठीक। साथ साथ में स्पीड इतना ज्यादा है, तो जरा बताइएगा, एक जगह और इस तरह का मोशन आप पढ़े हुए हैं, गैसेस, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, एयर के मॉलिक्यूल्स कैसे घूम रहे थे, ठीक है, सही तो घूम रहे हैं गैसेस के, रैंडम है, इधर टकरा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, कुछ का कुछ, और वेलोसिटी अच्छा खासा है, समझ रहे हैं? वहां पे भी कुछ एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी सबकी बात किए होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए भी बोला जा सकता है, बिल्कुल। समझ रहा है? तो जरा बताओ हमको कि जब ये इतना तेज चलता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल ब्लॉक, ये जो ब्लॉक लिए हैं आपके अंकिता, इधर ध्यान दीजिए, वरना एक नाम भी जो ले रहे हैं वो इसमें अब कैद हो रहा है, ठीक है ना, और ये अपलोड होगा, ठीक। और उसके बाद अब कुछ लोग कहेंगे आए ये बात है, तब तो हम हरकत करेंगे इधर उधर, सर मेरा भी नाम ले लेंगे, अच्छा के लिए तुम्हारा नाम है, इसके लिए, ठीक है, चलो इधर। हाँ, अब बताइए पहले। हाँ, कभी कभी नाम ही ऐसा होता है, ओहो, नाम इनका है और फेमस हम हो जाएंगे,
देख रहे हैं ना, गजब, एकदम इनका बात ही चुलबुली है। तो हाँ 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 हाँ, कंट्रोल योर इमोशंस। एनीवेज, कैमरे में कैद हो गई आप। तो इधर आते हैं, सुनो रे। तो ये इलेक्ट्रॉन, मेरा क्वेश्चन है अभी आपसे ये, कि जब ये इतना ही तेज चल रहा है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये छोटा मोटा स्पीड नहीं है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के भाग क्यों नहीं जाता? अगर हम वायर ले ले सोडियम का या कॉपर का ही ले ले, किसी का ले ले, सोडियम का लेने से परहेज किया जाता है वायर अपने हाथों में, क्योंकि ये मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, गर्म हो जाता है, सोडियम को खुला नहीं रखा जाता। ठीक है ना? सोडियम इतना रिएक्टिव होता है कि जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, उसी से रिएक्ट करना शुरू होता है, गर्म हो जाता है, और अगर पानी में फेंकेंगे तो आगे लग जाएगा। ठीक। एनीवेज, मान लीजिए कि कॉपर वायर है, ठीक है, तो उसी तरह का सीन इमेजिन कीजिए, इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ निकल के भाग कह नहीं जा रहा। थोड़ा क्लोज जा रहे हैं, तो आप ये कहिएगा, सुनिए, कि इस मेटल ब्लॉक के अंदर पॉजिटिव आयंस है, हाँ है। तो मैं पूछूं कि इस मेटल ब्लॉक के ऊपर नेट चार्ज क्या है, तो कहिएगा 0, क्योंकि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये न्यूट्रल, जैसे ही कोई चार्ज निकल के भागना चाहेगा तब तक इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव भाग रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो कहेगा गिने चले, चलिए वापस। अरे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन इतना तेज चलते ही बाहर नहीं भाग सकता है ऐसे निकल के। ठीक है ना? हम कोई उपाय करेंगे तो निकल के भाग सकता है, वो अलग बात है, वो पढ़ेंगे एक चैप्टर, वो भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है? तो ऐसे निकल के नहीं भागेगा। क्यों निकल के नहीं भागेगा? क्योंकि इसके भागने की वजह से ब्लॉक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो उसको बर्दाश्त नहीं है। ठीक? ये नेचर का भी रूल है कि कोई वस्तु खुद से नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर कोई चार्ज आए, हम न्यूट्रल रहे। चार्ज आना मतलब हाई एनर्जी, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ऑलवेज, देयर इज नो एक्सेप्शन इन द यूनिवर्स। क्लियर? तो ये हो रहा था। दूसरा ये कि मुझे बताइए ये कि ये पॉजिटिव आयंस एक दूसरे को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इनको बिखर जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं? अगर पॉजिटिव आयंस को रिपेल करेगा तो इनको बिखर जाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इतना मजबूत मेटल वायर कैसे है भाई, इनके एटम्स को बिखर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। क्यों? हाँ, फिर से पूरा ब्लॉक न्यूट्रल है, ठीक है। हाँ तो हाँ, किस पर? अच्छा अच्छा, तो और नेगेटिव को भी रिपेल करेगा। हाँ ठीक है। तो उसको रोका कौन? फिर से बोलिए, मैंने वही सही है आपकी, मतलब भागना चाह रहा है वो, तो फिर भागने वाले को रोका कौन? इलेक्ट्रॉन। कैसे? कहिएगा कि उन दोनों को अट्रैक्ट किया। मान लीजिए कि कोई दो एटम लिए पॉजिटिव, ए भाई साहब आपके पास हम आए हैं,
और तो आप एकदम सीरियस रिसर्च में लगे हुए हैं, थोड़ा हमको देख लीजिए। हाँ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्रीली, वो सबके बीच में मौजूद है ना। फॉर एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे जो ठीक बीच में दिख रहा है उसको इमेजिन कीजिए, ये प्लस भागना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन उस प्लस को भी इधर खींच रहा है, इस प्लस को भी उधर खींच रहा है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग में ये जो अट्रैक्शन है ना, यही अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए, कि अगर पॉजिटिव आयंस इधर पॉजिटिव आयंस इधर भागना चाह रहा है तो इलेक्ट्रॉन उन दोनों को खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब जगह एक बराबर फैला हुआ है, ठीक। इसको आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का समंदर है और उसमें जगह जगह ये पॉजिटिव आयंस बैठे हुए हैं। तो ये जो समंदर है ये सबको खींच रहा है, बोला चलो चलो इधर चलो इधर चलो, यही है मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक। कभी कभी ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है हड्डी और कुत्ते का। अगर दो कुत्ता है और हड्डी एक है, ये देखिए, तो इधर से एक कुत्ता पकड़ेगा इधर खींच रहा है, इधर से दूसरा कुत्ता पकड़ेगा वो इधर खींच रहा है, दिख रहा है। तो दोनों कुत्ता एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, खींच रहा है, दूर जाना चाह रहा है, लेकिन हड्डी उनको बांध रखा है। तो आप समझ जाइए यहाँ पे कौन कुत्ता है कौन हड्डी है। अरे कौन है, आयंस क्या है, अरे बोलो। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हड्डी, हड्डी। बहुत लात खाइएगा लात। हाँ, तो ये था मेटेलिक बॉन्डिंग। अब आपसे कोई पूछेगा कि कोई भी बॉन्ड अट्रैक्शन ही होता है, तभी दो एटम्स एक जगह रुकते हैं, उनको बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्शन कौन करा रहा है, तो ये यही वाला है कि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में, इलेक्ट्रॉन के समंदर में ये जो पॉजिटिव आयंस है बैठे हुए हैं और वो सबको एक दूसरे से खींच रखा है, बांध रखा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। लास्ट पॉइंट लिखने से पहले जो इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट आपको कि वो भी दिखना जरूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा, वो ये कि पॉजिटिव आयंस पे देखिए, हम लोगों ने कहा कि वो रेस्ट में है, ठीक है वो रेस्ट में है, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या वो पूरी तरह रेस्ट में है, कुछ ना कुछ रूम टेम्परेचर होगा जिसपे आप वायर को रखे होंगे। रूम टेम्परेचर का मतलब भी ऑलमोस्ट 300 केल्विन होता है। क्या 300 केल्विन पे इस आयन के पास कोई एनर्जी नहीं होगा, होगा, होगा। तो चूंकि वो चल के कहीं जा नहीं सकता है, तो वो एनर्जी किस रूप में दिखेगा, हाँ मतलब आयंस पे ताकिए आप, आयंस क्या कर रहा होगा। अगर उस एनर्जी की वजह से चल सकता था तो चलता, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स चलते हैं ना, चलते हैं ना गैस मॉलिक्यूल्स, और आप कहते हैं वहां पे कि एनर्जी 3/2kT, जहां की के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और हमने मोनोएटॉमिक के लिए दिया है इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लिया है, तो 3/2kT एनर्जी है। ये एनर्जी किस रूप में दिखता है, तो आप कहिएगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखता है। गैस का मॉलिक्यूल्स चल रहा होता है, ठीक है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा, तो इसलिए वेलोसिटी बढ़ेगा। अरे बूझ रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव आयंस सिर्फ यही नहीं, इस तरह की जहां भी बॉन्डिंग हुई है उसमें अगर एक जगह एटम्स बैठे हुए हैं या आयंस बैठे हुए हैं, तो एक्चुअल में वो बैठे नहीं होते हैं। अगर आपसे जोर लगा के पूछा जाए कि नहीं सही से बताइए कि है वो ठीक है एक जगह है, लेकिन क्या वो बिल्कुल रेस्ट में है, तो कहिएगा यूनिवर्स में कोई भी चीज कंप्लीट रेस्ट में नहीं है। यूनिवर्स में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, सब चीज हरकत कर रही है, ठीक है ना।
तो जो चीजें चल सकती है वो चलेंगी, और जो नहीं चल सकती है वो वाइब्रेट करेंगी। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। अरे मैंने पहले भी कहा है कि फिजिक्स में तुम खाली एक्शन बताओ और खुद वो एक स्पेशल डांस हो जाएगा, डांस ऑफ फिजिक्स। डांस के स्टेप्स मिल जाएंगे, देखा ना है आपने अभी। तो जो चीजें नहीं चल सकती हैं वो वाइब्रेट करेगी। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है वो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी जगह। वाइब्रेशन का एक एम्पलीट्यूड होगा। याद कीजिए कि वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड का सीधा एनर्जी से रिश्ता था। क्या था वो? अरे वाइब्रेशन माने एसएचएम। एसएचएम में याद कीजिए कुछ था, एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। एनर्जी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। मतलब एनर्जी ज्यादा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा। ज्यादा। सुनो सबरे, अगर ये एक मेटल का आप देख रहे हैं वाइब्रेशन, दूसरे का भी वाइब्रेशन देखे अगल बगल का, इनके बीच इलेक्ट्रॉन को अगर हम चलाए, जो कि चलाने जा रहे हैं आगे, करंट में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही चलाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका एनर्जी बढ़ेगा। एनर्जी बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। देखो रे, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये जो चलने का रास्ता था इलेक्ट्रॉन का, दोनों के बीच से चलने जाना है आगे, हम बैटरी से जब जोड़ेंगे तो वो रास्ता पतला हो जाएगा कि चौड़ा? पतला हो जाएगा। जितना ज्यादा वाइब्रेट होगा ये चलने का रास्ता उतना ही दिक्कत वाला होगा। अरे समझ रहे हैं बात? तो टेम्परेचर ज्यादा तो लैटिस पॉइंट पे बैठे हुए मेटल आयंस के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन के चलने का रास्ता पतला। चलने का रास्ता पतला तो इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर हो रहा था इस मेटल आयन से, उसकी संख्या ज्यादा, तो चलना हो जाएगा मुश्किल, तो रेसिस्टेंस ज्यादा। अरे चलने को मुश्किल खड़ा करना, यही तो रेसिस्टेंस होने जा रहा है आगे। समझ में आ रहा है? तो कल होके जब बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्या हुआ, तो सीधे यहां से जुड़ेगी चीजें। जोड़ोगे सर कि खाली रट्टू जैसा नहीं सर, फॉर्मूला पढ़ा दीजिए, काम खत्म कीजिए। ठीक, उतारिए। मेटलिक बॉन्डिंग के बारे में दो तीन पॉइंट नोट करेंगे, समझे हैं सारी बातें, सब नहीं लिखी। तो ये था मेटलिक बॉन्डिंग, मेटल बॉन्डिंग। मेटल आयंस metal ions are present at lattice points and vibrate due to thermal energy. Due to thermal energy.
थर्मल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू हीट, कुछ ना कुछ तो हीट होगा उसके पास, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, ठीक। ये बात। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन होल ब्लॉक, पूरे ब्लॉक, ठीक है ना, विथ हाई स्पीड। यहां पे वेलोसिटी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि घूम घाम के सब वही रह जा रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है, तो वेलोसिटी हो जाएगा जीरो, लेकिन चल रहा है तो स्पीड तो है, चल के कहीं गया नहीं है उसी ब्लॉक में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा, किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, घूम घाम के फिर तो वहीं रह जाएगा, लेकिन बहुत तेज चल, इसलिए उसकी वजह से स्पीड तो है, वेलोसिटी जीरो है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, लेकिन स्पीड है, ठीक है ना। होल ब्लॉक विथ हाई स्पीड के ब्रैकेट में लिखिएगा 10 टू द पावर 6 ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। काफी हाई स्पीड है, 10 टू द पावर 5 भी कहीं लिखा रहे चलेगा, मतलब हाई स्पीड में है, ये ध्यान रखिए, ठीक। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर एक सी जैसा बिहेव कर रहा है, समंदर जैसा, तो सब जगह ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बैठे हुए हैं मेटल आयंस, ठीक। इसको नोट नहीं करेंगे, एक बात कह रहे थे, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारे पॉजिटिव आयंस को ट्रैक करके बांध के रखा है, इसी को मेटल बॉन्डिंग कहते हैं, द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हैज क्या कहते हैं, फाउंडेड ऑल द पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस मतलब मेटल आयंस, आयंस एच ए सिंगल ब्लॉक, कॉमा देखें, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। इसको मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। The free electrons are in continuous collisions, किसके साथ, with metal ions, ठीक है, और इसी की वजह से इनका मोशन रैंडम है, ठीक है ना। डैश दे किसी में लिख लेते हैं, रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और रैंडम मोशन की वजह से घूम फिर के वही रह जा रहा है, इसलिए किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, घूम फिर के जहां था वही रह गया, टकराव करा के इसी ब्लॉक में पहले था, इसी ब्लॉक में अभी भी है, आगे बढ़ता तब ना कहते कि डिस्प्लेसमेंट। सो
for a given time interval displacement of free electrons is 0. Therefore, average velocity 0. तो इसके पास स्पीड है लेकिन वेलोसिटी नहीं, और स्पीड अच्छा खासा है, देख रहे हैं। आप फिर से जोर से बोलिए। बढ़ेगा बढ़ेगा, हाँ ठीक है, आसानी से बाहर निकल सकता है। अब सुनिएगा, क्वेश्चन इनका बहुत बढ़िया है। इनका कहना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन का चलना होगा मुश्किल, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ेगा मेटल का तो रास्ता पतला होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का भी तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है ना, तो और तेजी से भागने का खतरा है। अब सुनिए, मैंने जो अभी स्पीड लिखवाया है 10⁶, वो जानबूझ के लिखवाया है ताकि आपको ये सब फील हो कि ये स्पीड कितना। अब सुनिएगा, अरे रुको, क्वेश्चन समझा सर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, डीप है, इनसाइड का है। तो अब सुनिए, पहले से जो हजारों लाखों में है उसमें थोड़ा सा आप बढ़ा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का स्पीड पहले ही से इतना ज्यादा है कि उसमें आप थोड़ा घटा दे तब, चाहे थोड़ा बढ़ा दे तब, इट डज नॉट मैटर, ठीक। लेकिन एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा फर्क कर दे तो रास्ता में प्रॉब्लम आएगा। क्लियर? ये कारण, ठीक, क्लियर है ना। तो अब ये यहाँ पे कि नेट कहीं चला नहीं, तो इसका मतलब ये जो मेटल ब्लॉक है, यही है मेरे हाथ में, मान लीजिए मेटल ब्लॉक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन में है, तो आपने कहा कि चार्ज के चलने को करंट कहते हैं, तो रैंडम मोशन में भी है तो इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट तो होगा ना अंदर, लेकिन चूंकि घूम घाम के वहीं आ जा रहा है तो नेट करंट जीरो। तो मेटल ब्लॉक आपके हाथ में जो दिया हुआ है, इसके अंदर चार्ज चल रहा है, लेकिन किसी दिए हुए टाइम पे सब रैंडम मोशन में होने की वजह से नेट करंट हमेशा 0 होगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसे सोचेंगे कि किसी इंस्टेंट पे जब आपने देखा उस समय इसमें बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुछ इधर जा रहा होगा उस टाइम पे तो कोई दूसरा उधर जा रहा होगा, कुछ ऊपर जा रहा होगा तो कोई दूसरा, नेट करंट 0। तो इस मेटल ब्लॉक के अंदर नेट कोई करंट नहीं होगा। करंट तब होगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेट एक तरफ मूव करना शुरू करेंगे, और वो तब होगा जब इसको बैटरी से जोड़ेंगे। आज का क्लास रोकने से पहले ये बताइए कि इसके अंदर जो कॉलिजन्स की बात हम लोगों ने की, टक्कर की बात की, तो टक्कर में हमारा सारा ध्यान जा रहा है इलेक्ट्रॉन और मेटल आयंस के बीच के टक्कर पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से टक्कर भी तो हो सकता है, तो सर उसका बात कहने नहीं कर रहा है। क्वेश्चन समझे? हाँ वो ठीक है, लेकिन एक मिनट, टक्कर होने के लिए रिपल्सन अट्रैक्शन से क्या मतलब है? अरे रिपल्सन हो रहा होगा तो तनी दूरे से टकरा के लौट जाएगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा तो थोड़ा पास पे जाकर टकरा के लौटेगा, ठीक है ना। लेकिन टक्कर तो होगा। अबे टक्कर होने के लिए टच होना जरूरी है, ऐसा है क्या? नहीं। बात करते हैं, दो मैग्नेट आप अपने टेबल पे रख लीजिए और दोनों का सिमिलर पोल एक दूसरे के पास लाइएगा तो रिपल्सन होगा। तो आप इस मैग्नेट को मारिए, उसके दूर से ही जाके लौट जाएगा, तो कोलिजन हो गया बिना टच की, ठीक। तो वो कारण नहीं है, एक बहुत सिंपल कारण है। देखिए यहाँ कि इलेक्ट्रॉन के बीच के टक्कर पे हम लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं।
चलिए, इलेक्ट्रॉन और अभी खाली हम प्रोटॉन की बात अगर करते तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कौन बड़ा है कौन भारी है? प्रोटॉन। कितना गुना भारी है? इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितना गुना भारी है? 1800 समथिंग, उसको लगभग 2000 बोल दे तो चलेगा। इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन लगभग 2000 गुना भारी है। और अभी ये जो मेटल है, अगर ये सोडियम का है तो इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स और अभी 10 इलेक्ट्रॉन है। वो इतना बड़ा एटम भी मौजूद है। वो अगर इतना बड़ा है तो उसके सामने एक चींटी है, कौन? ये इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये चींटी है तो वो एटम जो बैठा हुआ है वो हाथी है। अब किसी मेला में इमेजिन कीजिए 100 गो हाथी और 100 गो खरगोश, ठीक है ना? हाथी सबको फिक्स कर दीजिए, खड़ा करा दीजिए सब जगह पे, और खरगोश को दौड़ना के लिए कहीं धरा था। और 100 को खरगोश है, हाथी 100 में इतना बड़ा एरिया छेक लेगा। उसमें खरगोश का टक्कर खरगोश से होगा कि खरगोश का हाथी से होगा? खरगोश का हाथी से होगा। अगर हाथी से सैकड़ों बार टक्कर होगा तो एक बार खरगोश का खरगोश से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से टक्कर जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है ना? किसके सामने? इलेक्ट्रॉन का आयन के टक्कर के सामने। समझ रहे हैं ना? आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हैं, हाथी और आप, 100 हाथी और 100 आदमी। आप रैंडम दौड़ना शुरू कीजिए, सीधे दौड़िए, हाथी से टकराइएगा, फिर इधर घूमिएगा, हाथी से टकराइएगा। आदमी से जल्दी टक्कर होगा नहीं, इतना छोटा है ये। तो आपको दिखना चाहिए ये चीज, ये जो पढ़ाया जाता है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो खाली वहां पे मत रहने दीजिए, उसको यहाँ देखिए कि ये बहुत छोटे छोटे हैं ये इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक। खरगोश हाथी वाला कंपैरिजन कर दोगे ना? चींटी हाथी वाला भी कर देना, लेकिन अब चींटी पहला में दिखाई नहीं देगा ना, ये प्रॉब्लम है ना। ठीक है, चलिए रुकते हैं। एनी क्वेश्चन? अगले क्लास में हम लोग अब इसके अंदर चार्ज को चलाना शुरू करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।